हमारे साथ इस पर पैनल मौजूद है। एक ऐसा हादसा हुआ है दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात, जब ज्यादातर लोग नए साल के स्वागत के जश्न में जुटे हुए थे। एक लड़की की जान गई है और दिल्ली की सड़कों पर जान गई है जब उसे 10 से 12 किलोमीटर तक गाड़ी में घसीटा गया है। उसकी लाश जो है वो घिसटती चली गई और इतनी लंबे समय तक राजधानी दिल्ली में कहीं कोई पुलिस पीसीआर वैन इस दौरान नहीं थी। चश्मदीद का कहना है कि उसने कई दफा 20 बार तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया है, लेकिन पीसीआर वैन अवेलेबल नहीं थी। मेरे साथ महेश वर्मा जुड़े हैं, बीजेपी नेता, आभा सिंह हैं वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, वेद भूषण एसीपी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस और रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। वेद भूषण साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जिन बातों के बारे में अभी बता रहे थे कि कैसे यहां पर पुलिस नेग्लिजेंस की बात सामने आती है। पीसीआर वैन को दिल्ली पुलिस से पहले अलग रखा गया था ताकि वो समय पर पहुंचे, उसे किसी और तरह की काम में वो ना लगे, उसका काम जो है लोगों की फौरन मदद की जो जरूरत होती है उस तक सीमित रहे। लेकिन अब पीसीआर वैन को वापस मर्ज कर दिया गया दिल्ली पुलिस में। ये आपको लगता है कि एक बड़ी वजह हो सकती है जब पुलिस शिकायतें आती हैं कि पीसीआर वैन समय पर नहीं पहुंचती है? वेद भूषण साहब। आप हमें सुन सकते हैं वेद भूषण जी? वापस आऊंगी मैं आपके पास। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है जी, बोलिए जी। हाँ नगमा, देखिए जो मुकेश सेंगर ने कहा है मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। जो एक्सपेरिमेंट जो पूर्व कमिश्नर साहब अस्थाना साहब ने किया था, पीसीआर को थानों से जो अलग करके एक एक्सपेरिमेंट किया था कि थाने की जो फोर्स है नफरी बढ़ जाएगी, परंतु उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो करीब करीब फेल हो चुका है। ये इंसिडेंट नहीं, इसके अलावा मैं दिल्ली में ही रहता हूं, बहुत सारे ऐसी शिकायतें आती है। मैंने कमिश्नर साहब जो प्रेजेंट हैं उनको भी ट्विटर किया था कि ये एक्सपेरिमेंट चूंकि कामयाब नहीं रहा है, पुराना सिस्टम बेटर था, इसलिए सिस्टम पर हम लोग वापिस जा सकते हैं। अब सवाल आता है जो फैटल एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, ये हमें उन केसों की याद दिलाता है। बीएमडब्ल्यू केस, सलमान खान का केस जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। ये वाकई में एक बड़ी शर्मनाक बात है दिल्ली जैसे शहर के अंदर किस तरह से यंगस्टर्स जो यंग लड़के हैं शराब के नशे के अंदर, म्यूजिक तेज है और जिस तरह से लड़की के साथ में उनको इतना भी होश नहीं था कि उनके टायर में एक 20 साल की लड़की लिपटती हुई जा रही है। वो इतने ज्यादा नशे के चूर थे कि उनको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था कि किस तरह से इतनी हैवानियत हो रही है। ये काफी देर तक घसीटते रहे सड़कों पर और 20 बार चश्मदीद ने फोन किया है। इस दौरान कोई एक पीसीआर वैन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। बहुत चूक नहीं है, बहुत छोटी चूक नहीं है नगमा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं दुबई में हूं, मैं पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूं। ये छोटी चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक सिस्टम से हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो मेरे दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे ट्विटर को दोबारा देखें। इसको पुराने सिस्टम पर जाने की जरूरत है क्योंकि पीसीआर का जो सिस्टम है वो करीब करीब कोलैप्स हो चुका है। मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को आपके चैनल पर नगमा सच्चाई ये है कि हम उससे हट नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। अदालतों का निर्णय जब आएगा, 304 है, गैर इरादतन हत्या का मामला है या फिर फैटल एक्सीडेंट है, वो तमाम कोर्ट कानून और पुलिस की चीजें हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन की चीजें हो सकती हैं, पर जो सवाल नगमा आप उठा रही हो वो बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये चीजें बदली जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। यदि राजधानी में एक लड़की का शव इस तरह से लगातार टायर के साथ घसीटा जाता रहा, वो लड़की नग्न हो गई है। एलिगेशन लग रहे हैं जी। वेद भूषण साहब, आपने सही बात कही है कि एक बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ा एक कोलैप्स है सिस्टम का। रीना जी, जिस दिल्ली की सड़कों पे, राजधानी है, ये क्या संदेश जाता है? एक लड़की का शव, एक लड़की इस तरह से घिसटती जाती है, पुलिस वहां मौजूद नहीं होती, किसकी जिम्मेदारी? सड़क पर इस तरह के हादसे, और उस हादसा, एक सड़क हादसा एक चीज होती है, लेकिन किलोमीटर तक एक लड़की घिसट रही है सड़कों पे और कहीं कोई रोक टोक नहीं। पुलिस को फोन किया करता है चश्मदीद, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, लंबे समय तक। किसकी जिम्मेदारी है? नगमा जी, इतनी दुखद घटना हुई है, हाल से मतलब सोच के कि उसको
अपने आखिरी मोमेंट्स में क्या उसकी दर्दनाक तरीके से उसको क्या सहन करना पड़ा, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और मैं सोच सकती हूँ कि उसके माँ बाप, उसका खानदान कितना इस समय कितनी बुरी स्थिति में होगा। वो अपने घर से इकलौती लड़की थी जो पूरे घर का पालन पोषण कर रही थी। और अगर दिल्ली की सड़कें सेफ नहीं होंगी तो कैसे दिल्ली की लड़कियां बाहर निकलेंगी, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है नगमा जी कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कल रात से कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस पूरे कुकर्म में इन्वॉल्व हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो सामने आ चुके हैं। यही कारण है किस तरह से इन्वॉल्व है रीना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता? जो 5 लोग हैं उनमें से 2 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लेवल के नेता हैं नगमा जी। और यही कारण है, आप देखिए कि कल से जो डीसीपी हैं वो लगातार इस केस की एक तरीके से वकालत कर रहे हैं। पहले तो वो धाराएं जो थी उन्होंने छोटी धाराएं लगाई, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तब जाके कुछ धाराएं बदली गई हैं। वो ये लगातार कहते आ रहे हैं, वो पत्रकारों को तक धमकी दे रहे हैं कि कोई ये ना बोले कि इसमें रेप का मामला हो सकता है क्या, ऐसे सवाल ना उठाए। तहकीकात नहीं हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पर वो पहले ही बोल रहे हैं कि ना रेप हुआ है ना कोई उत्पीड़न हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है नगमा जी कि कल से जब तक ये पूरा मामला क्लियर हो चुका है, दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली एलजी के अंतर्गत आती है, और दिल्ली एलजी जो छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी टिप्पणी करने को तैयार है, उन्होंने पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 22 बार पुलिस को फोन किया जा रहा है, और 22 बार फोन करने के बाद भी अगर पुलिस वहां नहीं पहुंच रही है तो ये सोचा जा सकता है कि दिल्ली की जनता जो है एक तरीके से राम भरोसे चल रही है। महेश वर्मा जी, आपको लग रहा है डीसीपी साहब जो हैं आरोपियों का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं? क्यों कहा उन्होंने बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्यों डिसमिस करने को तैयार है पुलिस? या इतनी ज्यादा आमादा दिख रही है कि यहाँ पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? ये तो कोई जानकारी अभी है नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। महेश जी। नगमा जी, मैं आपके माध्यम से आपके एनडीटीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल इस तरह के जो भी घटना है, जो एक बहुत ही संवेदनशील घटना है, और ये राजनीति से कहीं इसका कोई राजनीतिक लाभ ना उठाए। सही कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या डीसीपी बचाव करते दिख रहे हैं? नहीं, कोई बचाव किसी भी तरह से, वही मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। रीना जी, एक बार महेश वर्मा को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। जी महेश, बोला नहीं है, मुझे शांति से बोलने दीजिए। और एनडीटीवी के दर्शकों को जो इस घटना से उपजे सवाल हैं वो कम से कम पता चलना चाहिए कि सही क्या है कि गलत क्या है। क्या मजाक है ये? आप बताइए क्या सही है? इस तरह से आप मजाक बनाइएगा, राजनीति करिएगा। आप अपनी बात कीजिए ना सर, सही क्या है बताइए। हम आपको स्पष्ट कर दें, या इसमें पुलिस अधिकारी हो या कोई पुलिस की कोई किसी तरह से लापरवाही हो, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट तौर पे। और इनको हम किसी तरह से मौका नहीं देंगे। ठीक है, ये किसी तरह से आपको लग रहा है कि लापरवाही आपको दिखती है? प्रथम दृष्टया आपको पुलिस की लापरवाही दिखती है क्या? जैसा कि खुद और आप अगर हम तय कर देंगे, खुद वेदभूषण जी कह रहे हैं कि लापरवाही दिख रही है पुलिस की। आपको क्या लगता है महेश जी? निश्चित रूप से अगर कहीं लापरवाही है तो आपको क्या लग रहा है कि हम छोड़ देंगे ऐसे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये लग रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर है तो बिल्कुल हम ये तय आगे अभी चैनल पे हम तय कर लें। नहीं, चैनल में नहीं तय कर रहे, मतलब देख के अगर पुलिस 20 कॉल के बाद नहीं पहुंचती है तो क्या ये कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही थी? नगमा जी, नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए। चलिए, वहां तो लापरवाही मुझे समझ में आ रही है कि 2 घंटे 3 घंटे दीपक तहिया जो बात कह रहा है, स्वाभाविक रूप से वो दिखाई दे रहा है कि हाँ कहीं लापरवाही है। पीसीआर का जो एक काम था वो नहीं तरीके से हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस बात का सवाल उठाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ रीना गुप्ता जी से, जो ये सीसीटीवी का फुटेज मिला है, नगमा जी अपने जगह संवाददाता से पूछिए कि ये जो निर्भया फंड के तहत लगाया जाता है ये उसका मिला है या किसी प्राइवेट घर में जो लगा हुआ था वहां सीसीटीवी जो लगा हुआ था ये उससे फुटेज मिला है? अगर इस दिल्ली शहर में पिछले 5 साल से निर्भया के नाम पर दिल्ली सरकार फंड लेती है और उसका वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है,
एक भी सीसीटीवी काम नहीं करता है, एक भी प्रचार प्रसार, एक अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती है कि ये दिल्ली शहर जो है अंडर सर्विलेंस है, ताकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का जो है तो जागरूक रहे कि अगर हम कुछ गलत मुझे मौका करेंगे तो दीजिए, पकड़े जाएंगे। मैं वापस आऊंगी हमारे आपके ऊपर पास। जो आभा है, सिंह भी हमारे साथ अगर हैं, ये- वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। आभा जी, मैं इस तरह की आपसे चीजें जो पहले है, आऊंगी मैं ये भी- बीजेपी ये और भी- आम ये आदमी भी- पार्टी ये की भी कहीं राजनीति पर जवाबदेही इसके है। बाद। इस आम आदमी आभा जी, पार्टी को- आपको क्या ये जो दिख रहा है मामला, जिसमें आप ऐसा लगता है कि डीसीपी या पुलिस जो है वो ये कह रही है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं और दुर्घटना है, क्या इसको प्लेन एंड सिंपल दुर्घटना के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, या पुलिस को ये कहना चाहिए, या हम पोस्टमार्टम के लिए वेट करें कि क्या हुआ, क्योंकि परिवार ये कह रहा है और उनको पूरा न्याय चाहिए? बिल्कुल, डीसीपी को वेट करना चाहिए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती। और मुझे लगता है कि क्योंकि दिल्ली को वैसे भी रेप कैपिटल कहा ही जाता है, तो अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि कुछ रेप का भी हो सकता है तो व्हाई नॉट, आप पोस्टमार्टम आ जाए, उसके बाद आप उसका रिप्लाई दीजिए। और रही ये जो पेट्रोल वैन्स की, अगर आप देखिए तो इनके पास जो दिल्ली में जो पेट्रोलिंग वैन्स है 800 गाड़ियां हैं ऐसी, और 5000 का स्टाफ है। तो अगर इतना बड़ा स्टाफ आपने रखा हुआ था पेट्रोलिंग के लिए, तो वो क्यों नहीं टाइमली पहुंचा, ये सवाल जरूर दिल्ली पुलिस पे उठता है। और बात अगर एक्सीडेंट्स की करें तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही है, अगर हम इसको एक्सीडेंटल डेथ भी मानते हैं, तो टू व्हीलर्स की हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैफिक भी सही नहीं है, ट्रैफिक पुलिसिंग सही नहीं है, लोगों को हम अकाउंटेबल नहीं कर रहे हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पहले अगर आपने उनको अरेस्ट नहीं किया, उनको इतना टाइम मिल गया, तो अगर वो शराब पिए हुए थे तो उनके ब्लड में जो अल्कोहल कंटेंट है वो तो खत्म हो जाएगा और उनको तुरंत बेल मिल जाएगी। तो एक तो उनको ये फायदा मिल गया आरोपियों को कि वो उनको ना पकड़ने से। दूसरी बात, अगर आपने बेलेबल चार्जेस लगाए, पहले आपने उसको बोला रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो उसमें 6 महीने की सजा है। आपने कह दिया कि नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई, मैक्सिमम 2 साल की सजा है, बेल हो जाएगी। मुंबई में अभी पाम बीच पे जो एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, उसमें पुलिस ने पहले कमजोर चार्जेस लगाए, अरेस्ट हुई नहीं, बाद में आपने प्रेशर में अगर चार्जेस ऐड किए तो कोर्ट में वो केस का जो है हल्का हो जाता है। तो मुझे लगता है हिट एंड रन केसेस में वी नीड अ रोड मैप। क्यों इतने करीब जो एक्सीडेंटल डेथ्स रोड्स पे हो रही है, 44% आर टू व्हीलर, सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। विमेन सेफ्टी की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डीसीपी शुड नॉट एवर मेड अ स्टेटमेंट, उनको वेट करना चाहिए था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और तीसरी बात है कि कहाँ गई वो गाड़ियां। निर्भया फंड की भी बात होती है तो मुंबई के तो एक मंत्री ने, आपने ये भी बात चलाई होगी कि निर्भया फंड की गाड़ियों को वीआईपी सिक्योरिटी में लगा दिया। तो ये बिल्कुल, विमेन सेफ्टी इज अ वेरी लो प्रायोरिटी। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद जरूर विमेन की बात की जाती है, उनके प्रोटेक्शन की बात की जाती है, बट नॉर्मल कोर्स में विमेन सेफ्टी इज अ वेरी लो प्रायोरिटी। अंडर सर्वेलेंस है यहाँ पे दिल्ली में। वेद भूषण साहब, आपको लगता है कि ये जितनी पीसीआर वैन्स हैं, जितने पर्सनल हैं, तो पर्सनल काफी है, लेकिन दिल्ली की सड़कें जो हैं वहां पे सर्वेलेंस जितनी होनी चाहिए वो नहीं है? बिल्कुल, आप नगमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितना सीसीटीवी, जितनी कवरेज रोड्स पर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अनसेफ, जो मेरा अपना तजुर्बा है, रोड्स हैं, दिल्ली की गलियां हैं, सड़कें हैं। घर में तो जो ऑफेंस है वो है, परंतु सड़कों पर जो ऑफेंस है, पब्लिक प्लेसेस में ऑफेंस है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं दुबई से बोल रहा हूं, यहाँ पर जो सेलिब्रेशन हुए, एक एक सेकंड की फुटेज है यहाँ पर, कौन आदमी कितने सेकंड पहले कहां से निकल के गया, किस कार में गया। तो इस तरह की राजधानी के अंदर यदि इस तरह की सुरक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान राजधानी की पुलिस पर लगने भी चाहिए। और अभी ये मामला, चूंकि ये जरूर मेरा कहना है कि चूंकि ये मामला अदालत में जाएगा, अभी तमाम इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आनी बकाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बकाया है, ब्लड के सैंपल्स की रिपोर्ट आना बकाया है कि कितनी उन्होंने शराब, क्वांटम ऑफ कितना था उनका शराब का पीने का कितना था, वो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। और सेक्शंस की जहां तक बात है, सेक्शन घटती बढ़ती रहती हैं। अभी मैंने सलमान खान केस और BMW केस, जो बड़े प्रमुख केस थे, जो शराब के नशे में हुए थे, इसी तरह के हालात में हुए थे, उसमें सेक्शन बाद में अमेंड हो गई थी, वो बात की चीज है। परंतु जिस लड़की की जिंदगी चली गई, एक 20 साल की लड़की जो ब्रेड रनर थी, अपने घर में अकेली लड़की थी, फादर नहीं थे, उसकी लाइफ को आप कुछ भी फंडिंग कर दें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये तमाम प्रश्न जरूर उठने चाहिए। रीना, बिल्कुल। तो एक तो अंडर सर्वेलेंस की बात है, दूसरी बात हो रही है कि दिल्ली की सड़कों पर निगरानी है कितनी। अब दूसरे राजधानियों को आप देखिए जो किस तरह का सर्वेलेंस है, जैसे दुबई की बात कर रहे हैं वेद भूषण, तो आप दुबई तो छोड़िए, पर यहाँ पे भारत, हम इमर्जिंग इतनी मजबूती से उभर रहे हैं और तमाम हम तरक्की की बात करते हैं, पर अगर राजधानी महिलाओं के लिए ही सुरक्षित नहीं है तो क्या मैसेज जाता है ये? और जैसा अभी महेश वर्मा कह रहे थे, रीना गुप्ता, के निर्भया फंड से जो सीसीटीवी कैमरेज भी लगने थे, उनका क्या हुआ?
ये जो फुटेज मिली है वो कहां, कौन से सीसीटीवी कैमरे से मिली है? तो क्या विमेन प्रायोरिटी, विमेन सेफ्टी की जो प्रायोरिटी है वो कहां है? वो दिखती नहीं है। नगमा जी, मुझे महेश वर्मा जी की सोच पे एक्चुअली हंसी आती है। इस समय ये डिस्कशन कर रहे हैं कि निर्भया फंड के सीसीटीवी कैमरा है या दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरा है। दिल्ली में पूरे विश्व में दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है पर स्क्वायर किलोमीटर। वो पूछ रहे हैं कि अभी जो फुटेज मिला वो किस कैमरे से मिला? दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा है और सीसीटीवी आप बता दीजिए ना वो फुटेज किस कैमरे से मिला है? इसका नंबर प्लेट करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन पहले जो डिस्कशन हो रहा था, नगमा जी ये देखिए, ये फोटो देखिए, सरकार से दिल्ली में जो है खत्म कर दिया। एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। मनोज मित्तल है भारतीय जनता पार्टी के मैं कह रहा हूँ मनोज मित्तल हो या नीना गुप्ता हो या अरविंद केजरीवाल हो या आपके 18 और सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात तो ये है, कार्रवाई कानूनन कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। FIR हुआ है, घटना घटी है, उसके ऊपर जो कानून है वो कार्रवाई करेगा, कोर्ट की जारी रखेगा। आप आभा सिंह जी से उसके बारे में समझ लीजिए। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है महेश जी और रीना जी। महेश जी और रीना जी एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं। महेश जी, आपका कहना है कि किसी के भी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जी महेश जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी राजनीति को हम जरूर रफा दफा करेंगे। नगमा जी, मैं आपको फिर ये दोहरा रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज की जरूरत है राजधानी में, एकमात्र इस चीज की जरूरत है जो आभा जी कही है, उस बात से मैं 100% एक एक करके बात करेंगे आप। रीना जी एक मिनट, मैं रीना जी एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। महेश जी की बात सुन ले। आपने कहा कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। महेश जी देखिए, ये तो राजनीतिक रफा दफा जो है इनका हम करेंगे। नहीं, रीना प्लीज एक मिनट। रीना गुप्ता सुन लीजिए बात। रीना गुप्ता प्लीज आप बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात पूरी की। एक मिनट। महेश पढ़े लिखे लोग हैं। रीना जी पढ़ी लिखी हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या कर रही हैं आप? NDTV है ये। महेश जी बना के आपने रख दिया पूरे डिबेट को। मैं कह रहा हूं आभा जी जो बात कह रही है, मैं उनसे 100% सहमत हूं। आखिर में एक जो इस देश में कानून फेल हुआ है, जिस कानून को हम यहाँ बनाते हैं, आप निर्भया में देखिए कानून हमने बनाया इस राजधानी में, और पूरे देश में हमने उसको संदेश देना चाहा कि आज के बाद निर्भया जैसा कोई कांड नहीं होगा। हुआ ना, दिल्ली में फिर से घसीटा गया ना, एक हमारी मासूम बेटी चल गई ना बलि। उसके कारण जो है आज स्पष्ट है, और उन कारणों के पीछे अगर आप जाइएगा और उसके जो जवाबदेह लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, नगमा जी, मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ ही बात कहना चाह रहा हूं कि उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसी बात पे मैं इस चर्चा को यहां बंद करूंगी क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास अभी वक्त नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो इसके पीछे लोग हैं वो नहीं छूटने चाहिए, और जिस तरह हल्की धाराएं लगाकर पहले इस मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई, अब दबाव के बाद जो धाराएं हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, और लोग जो भी हों, दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही ऐसे मामलों में, इसके ऊपर जरूर सवाल जो उठ रहे हैं उनका जवाब मिलना चाहिए कि क्या पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस थी, इसमें कहां कहां चूक रही।